once again come to the points, and today I bring the topics force and the laws of motions, CBSE board. Well, come to the point. First of all, we will know that what do you mean by the force. It's a very general concept, बहुत सीधा सीधा सा concept होता है force का. हम अपने डेली लाइफ में रोज़ कहते हैं फोर्स फोर्स फोर्स. तो आखिरकार में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फ़ोर्स को कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं या फोर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट होता क्या है. तो जब हम बात करते हैं फोर्स की, तो ऐसा कि जैसा कि सभी लोग जानते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना और पुल करना, दैट इज़ द फोर्स. तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं फोर्स इज़ अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी ऑन विच एक्ट्स, जिससे वो उस पर वर्क किया जा सकता है, उसके डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेट करके चेंज कर सकते हैं. कहने का सीधा सा मतलब है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप पुश या पुल करते हैं, दैट इज द फिनोमिना विच इज नोन एज अ फोर्स. In short, we can say that force is a phenomena of the push or pull. We can say in very short terms. Now we will consider what are the things after force the body displaced. किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बल लगाने से, फोर्स अप्लाई करने से क्या क्या चेंजेस होते हैं. तो बेसिकली अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या होता है, इट इज़ अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट. सो यू विल से दैट इट इज़ अ पुश or pull on an object. Okay, that is the force. Very simple it is. And the changes occurs after applying the force. किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाने से उसमें क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं. सो चेंजेस occurs after applying force to the object is that. क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी. अगर सपोज करो कि कोई भी क्रिकेट की बॉल हम जब बैट्समैन हिट करता है तो उस पर आप हाथ लगा के क्या कर सकते हो, उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हो, मतलब रिड्यूस कर सकते हो ऑब्वियसली. तो पहला इफेक्ट क्या होता है कि इट कैन be change the speed of the object. It can be change the speed of the object. किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा करके पहला जो चेंज होता है वो क्या कर सकते हैं, उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं. दूसरा जो फोर्स का रिजल्ट होता है, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि मोशन में है, फोर्स लगा करके उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं. दूसरा परफॉर्मेंस क्या होता है, इट कैन बी चेंज द डायरेक्शंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ द मोशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मोशन. गति की अवस्था में अगर है, वो मोशन की अवस्था में है, तो आप क्या कर सकते हो, उस पर फोर्स लगा करके उसके डायरेक्शंस को भी चेंज कर सकते हो. दो रिजल्ट हो गए. तीसरा रिजल्ट क्या होता है, इट कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्वियसली अगर किसी भी हम बात करें चौक की, तो चौक को अगर कस के दबाते हैं तो क्या होता है, वो चौक टूट जाती है. इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स अप्लाई करके हम ऑब्जेक्ट की शेप में भी चेंजेस कर सकते हैं. सो इट changes the shape of the object. So students, we have to consider here what is the force. In basic terms we can say that force is a push or the pull. After that the following changes will be occurs in the objects. We can say that the force can change the speed of the object, and secondly we can say that the force can be changed the direction of the motion, and thirdly we will say it can change the shape of the object. These are the effects after applying the objects to the body. Now we will discuss about the two main components of the force, that is the balanced force. First one is that
balanced force. What do you mean by the balanced force? It is a very important topic, that is the balanced force. If you're talking about the balanced force, so you will say that the forces are balanced force if they nullify to each other. Means, or in short you can say that if the resultant force upon the object is equals to the zero, then you will say that the force are in balanced situations. In short we can say that forces are said to be balanced forces if they nullify to each other and their resultant, what it is, and their resultant is zero, then you will say that that is a balanced force situation. For examples, if you draw, there is a surface, what it is, that is a surface like this, or you can say that it is the first plane of the upper plane of the tables like this, and the object is put it here. In these situations the object is put it here. Students, we are applying the force in this directions and the similar force are applying from there in opposite directions. So the magnitude of this force and the magnitude of this force will be nullified to each other. In short we can say that the resultant force will be zero. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट पे दोनों डायरेक्शन से फोर्स तो लगाए जा रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट के सिचुएशन में कोई भी चेंजेस नहीं ऑकर्स हो रहा है, तो इन सिचुएशन को कहोगे आप बैलेंस फोर्स. दूसरी सिचुएशन जो होती है वो कंडीशन होती है आपकी नॉन बैलेंस फोर्स की. जस्ट अ मिनट. ओके, सेकेंड फोर्स इज दैट इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स. अनबैलेंस्ड फोर्स द ठीक अपोजिट कंडीशंस जो होती है बैलेंस फोर्स की, दैट इज द अनबैलेंस्ड फोर्स. अनबैलेंस्ड फोर्स का सीधा सा उदाहरण हम बता सकते हैं कि जैसे अगर दो टीम बना लें प्लेयर्स की, दो लोग इधर और दो लोग इधर, एक रस्सी को खींचते हैं, तो रस्सी तब तक कोई प्लेयर अपनी तरफ नहीं खींच पाता है जब तक कि उस पर लगने वाले दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स इक्वल होते हैं. डायरेक्शंस की हम ये बात ही नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्शंस तो ऑपोजिट है ही है. जब तक दोनों तरफ की जो टीमें हैं वहाँ पे इक्वल जो फोर्स अप्लाई कर रही होती है तो वो सिचुएशन हो जाती है बैलेंस की. लेकिन जैसे ही एक प्लेयर के द्वारा थोड़ा सा फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होता है, दूसरी टीम क्या करती है, इसको अपनी तरफ कस के खींच लेती है. तो ये सिचुएशन क्या होती है, वहाँ पे बैलेंस जो फोर्स है वो बैलेंस नहीं रह पाता है. दैट इज द सिचुएशन ऑफ द अनबैलेंस्ड फोर्स. इन शॉर्ट वी कैन से दैट द अनबैलेंस्ड फोर्स आर द फोर्स in which the magnitude of the forces can't be able to nullify to each other, or we can say that the resultant force is not remains zero. जो परिणामी बल है वो शून्य नहीं हो पाता है, तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम, अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं. दैट इज द अनबैलेंस फोर्स. मीन्स वही सेम अगर इधर कुछ प्लेयर्स खड़े हुए हैं, दैट इज योर ग्राउंड्स, एंड टू प्लेयर्स आर स्टैंडिंग अपसाइड लाइक दिस, and two players are standing like this one sides, okay, and both are efforting on the strings. इस रस्से पे ताकत लगा रहे हैं. ये क्या करेंगे, ये अपनी तरफ खींचेंगे, ये क्या करेंगे, इसको अपनी तरफ बढ़ाने की कोशिश करेंगे. लेकिन जो टीम जैसे ही इनका एफर्ट कम होगा तो ये वाली टीम क्या करेगी, इस रस्सी को अपनी तरफ वो ऑक्यूपाई कर लेंगे या खींच लेंगे. तो ऐसी सिचुएशंस मतलब अनबैलेंस फोर्स की होती है. कहने का तात्पर्य है कि जब बैलेंस आपका स्थिर नहीं होता है तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स. इसके ठीक आगे बढ़ते हैं. ऐसे फोर्सेस के भी आप बहुत सारे टाइप्स पढ़े होंगे फोर्सेस के बारे में, लेकिन यहाँ पे हम आपके काइनेमेटिक्स के बारे में चर्चा करेंगे बेसिकली. वैसे तो फोर्स के बहुत सारे प्रारूप होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, व्हाटएवर. फ्रिक्शन फोर्स भी इसी का ही कंपोनेंट है. मैं थोड़ा सा फ्रिक्शन फोर्स पे फोकस कर देता हूँ. फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है कि जब भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो जो आपकी स्पीड होगी, जो आपके मोशन की डायरेक्शन होगी, ठीक अब लोअर सरफेस पे क्या करेगा, क्योंकि आप दोनों कांटेक्ट में. फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि कांटेक्ट फोर्स की सीरीज में आता है. मतलब अगर कोई दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं है तो वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी जनरेट नहीं होता है. सो फ्रिक्शन फोर्स क्या करते हैं, जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के
एक दूसरे के टच में होते हैं और जो उसका मोशन की डायरेक्शन होगी, फ्रिक्शन क्या करेगा, वो उसको अपोज करने की कोशिश करता है। ठीक वैसे ही अगर हम साइकिल के कुछ पैडल्स मार के साइकिल छोड़ देते हैं तो कुछ दूर के बाद जाकर के साइकिल क्या करती है, अपने आप से रुक जाती है। दैट इज द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड्स। वो क्या करता है, वो आपकी जो रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज है उसको अपोज करता है। दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, इसको हिंदी में घर्षण बल बोलते हैं। घर्षण बल मतलब क्या होता है कि जब दो चीजें कांटेक्ट में आती है तो उसके रिजल्टेंट जो फोर्स कॉज होता है वो आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा करता क्या है, इसका एक ही काम है, वो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करना। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही बहुत सारी चीजें हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। तो फ्रिक्शंस के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं एंड डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो तो आप सब जानते हैं। एडवांटेज की अगर हम चर्चा करेंगे तो एडवांटेज में अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लिख भी नहीं सकते थे, फ्रिक्शन ना होता तो हम चल नहीं सकते। तो लॉट ऑफ द एक्सपीरियंसेस और द एडवांटेज ऑफ द फ्रिक्शंस एज वेल एज द डिसएडवांटेजेस आल्सो अपीयरेंसेस फ्रॉम द फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स के नुकसान क्या होते हैं कि अगर फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपकी मशीन्स जो होती हैं वो क्या करती है, इनमें एक क्रैकिंग वॉइस आने लगती है, एक आवाज़ निकलने लगती है, तो आपका एफर्ट जो है वो चीज़ें भी ज़्यादा वहाँ पे जाके सम्मिलित हो जाती है। तो इसी फ्रिक्शन फोर्स, इसी को बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। आगे से इसको हम 10th में पूरा डिटेल में फिर पढ़ेंगे। The next topic of this chapter is that Newton's laws of motion is a very valiant topic and the greatest discovery in the field of the physics of the which is invented by the Newtons. न्यूटन के द्वारा अगर फिजिक्स में सबसे बेहतरीन कोई चीज़ निकल के आई तो वो थी आपकी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के मोशन के गति के नियम जो होते हैं वो क्या थे। न्यूटन ने गति से रिलेटेड 3 नियम लगाए। मीन्स देयर इज 3 लॉज ऑफ द मोशंस, ओके, विच इज कंसिडर्ड बाय द न्यूटन्स। इन दिस सीरीज अगर सबसे पहले जिन्होंने लॉ दिया था उसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का पहला नियम। इस नियम के हिसाब से न्यूटन ने एक ही चीजें कही कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट को अगर आप एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो चल रही है लगातार या वो रखी हुई है, तो उन्होंने बहुत सिंपल शब्दों में समझाया कि किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है या तो वो एक कंटिन्यूअसली स्थिर अवस्था में है तो वो तब तक उसी अपनी अवस्था को बरकरार रखेगा, मेंटेन रखेगा जब तक कि ऊपर कोई एक्सटर्नल कॉज ऑफ फोर्स नहीं लगेंगे। तो हम न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कुछ ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, इफ द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन और इट इज इन मोशन देन इट विल बी कंटिन्यू इन मोशन, and if the object is in the state of the rest then the object will remains in the rest until any external cause of the force will apply on the object। जब तक कि ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई बाहर से कॉज नहीं लगेगा तब तक वो अपनी सेम सिचुएशन को मेंटेन रखता है। इसी को कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इसका अगर स्टेटमेंट की हम बात करें तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि if a object is in the motion in bracket uniforms, okay, or in the state of rest, it will be maintained in its state until the external cause of until there are there are not any external cause। कहने का मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट अपनी सेम सिचुएशन में तब तक राइज करेगी, तब तक वहीं पे उसी तरह से अगर वो मोशन कर रही तो मोशन करती रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, जब तक कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक बाहर से फोर्स लगाकर उसकी चेंजेस को ना बदल सके। अब इसी चेंजेस से बदलने से कुछ एक्सपीरियंसेस हमको देखने को ऐसे मिले कि अगर आपने फील किया होगा इस चीज़ को कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक कंटिन्यूसली मोशन में ही थी
लेकिन जब एक्सटर्नल कॉजेस वहाँ पे लगाए गए तो उन एक्सटर्नल कॉजेस की वजह से कुछ हमको एफर्ट्स, उसके जो भी आउटपुट्स हैं वो देखने को मिले। जैसे कि अगर हम एक चलती बस से, जो कि बहुत कम स्पीड में चल रही है, चलती बस से अगर हम कूदने का प्रयास करते हैं, इफ़ यू जंप फ्रॉम द मूविंग ऑब्जेक्ट्स और मूविंग बस और ट्रेन व्हाटएवर, तो आप क्या फील करोगे कि जैसे मूव करते हो, अगर उसकी स्पीड ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, फॉल डाउन हो जाओगे, गिर पड़ते हो। या अचानक से अगर आप बस में जा रहे हो, अचानक से किसी ने ब्रेक लगाया तो हमको आगे की तरफ जर्क महसूस होते हैं। तो इन सभी एफर्ट्स को, इन सभी आउटपुट्स को देखते हुए वहाँ से एक चीज़ डिस्कवर की गई कि दैट इज़ द मेन कॉज जिसके कारण ये सब हुआ, एंड द वर्ड इज दैट इनर्शिया। वो कारण क्या था, इनर्शिया के कारण था। तो इनर्शिया का जो लॉज होता है वो भी कुछ न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही कहते हैं। इनर्शिया का मतलब सिंपल शब्दों में हम समझ सकते हैं कि आपके द्वारा ऑब्जेक्ट के अंदर किए गए चेंज का विरोध करना, दैट इज अपोज करना, इसी को बोलते हैं इनर्शिया। तो जितने भी एक्सपीरियंसेस ये हम फेस करते हैं कि ऑब्जेक्ट चला, देन उसको अगर हमने कोई एक्सटर्नल कॉज ऑफ फोर्स दिया तो उसके अंदर कुछ अपोजिशंस रिएक्शंस क्रिएट होती हैं जिनको हम इनर्शिया के फॉर्म में जनरेट करते हैं। तो लॉ ऑफ इनर्शिया भी यही कहता है। इनर्शिया क्या करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की सिचुएशन में होने वाले चेंजेस का अपोज करता है, दैट इज द इनर्शिया। इनर्शिया के मेन फीचर्स है, ये मेन टेंडेंसी यही है कि अगर किसी भी, वो जिस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट है उसी सिचुएशन को मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो इसी संदर्भ में अगर हम इनर्शिया को बोलें, सो इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया मींस किसी भी ऑब्जेक्ट में होने वाले चेंज को अपोज करने वाला फैक्टर, दैट इज द इनर्शिया। एंड द डिवीजन ऑफ द इनर्शिया वी विल फाइंड आउट हियर कि इनर्शिया जो टाइप्स होते हैं वो आपके 3 टाइप के इनर्शियाज को कंसीडर किया जाता है। पहला तो होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये डायरेक्शन, मोशंस और रेस्ट, ये 3 टाइप की इनर्शियाज की बात हम यहाँ पे बारी बारी से करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है, अचानक से उसको मोशन में लाया जाए या उसकी शेप में, उसके स्पीड में या कोई भी इसकी स्थिति में परिवर्तन होता है तो वो उसका ठीक विरोध करता है। यही कारण है कि अगर हम अचानक से बस में बैठे हुए हैं और बस अचानक से चलना शुरू हो गई, तो हम क्या करते हैं कि जिस सिचुएशंस में हमारी बॉडी अभी बस के साथ में रेस्ट में थी, तो उसकी टेंडेंसी क्या रहेगी कि वो अपनी सेम सिचुएशन को मेंटेन करने का प्रयास करेगा। दैट मीन्स इट विल वांट टू रेस्ट, ओके, वो अपनी रेस्ट पोजीशन में ही अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। परंतु क्योंकि हम बस के साथ में बैठे हुए हैं, मींस हमारा जो लोअर बॉडी पोर्शन है इट इज जस्ट कांटेक्ट विद दी बस, ये बस के साथ में आया। अचानक से पैर, जो कि हम बैठे हुए हैं चूंकि बस में, तो पैर और आपकी, क्योंकि बस चल रही है तो उसके साथ साथ में हमारा लोअर बॉडी पार्ट जो होता है वो मोशन में आ चुका होता है। उसी के ठीक रिजल्टेंट हमको क्या होता है कि अपर बॉडी पार्ट अभी भी वो सेम सिचुएशन में मेंटेन होना चाहता है, लेकिन उसके द्वारा जो लगाया गया एफर्ट है, जो एक्सटर्नल कॉज फैक्टर है, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है एंड वी आर द कॉन्टेक्ट इन द बस, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, हमें अचानक से धक्का महसूस होता है। सो इसी को बच्चों बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ऐसे और भी बहुत सारे हम एग्जाम्पल्स को मेजरमेंट कर सकते हैं। दूसरा होता है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन। इसका मतलब है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट मोशन में है, मतलब ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी मोशन है, तो ये क्या करेगा, अगर इसमें कोई चेंजेस करेंगे तो वो उसका विरोध करता है। इसी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इसके आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। ठीक इसी का अपोजिट, अगर बस चल रही है अचानक से, और चलती बस का मतलब हुआ कि जिस स्पीड से वो गाड़ी चल रही है उसी स्पीड हमारी बॉडी को ऑब्जर्व हो गई, मतलब वही बॉडी गेन कर लेती कांटेक्ट में होने के कारण। लेकिन जैसे ही ब्रेक लगाया जाता है, अचानक से क्या हुआ, बहुत कम समय में जो इनर्शिया है, वो मतलब बस का स्पीड है वो कम पड़ गया, जिसकी वजह से अपर बॉडी पार्ट, चूंकि वो इनर्शिया ऑफ मोशन में है, इसलिए क्या करेगा, वो पीछे की तरफ, आगे की तरफ, पीछे की तरफ एक जर्क महसूस करता है, धक्का महसूस करता है।
तीसरा क्या होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस। ये क्या करता है, अपनी डायरेक्शंस में होने वाले चेंजेस का अपोज करता है। ठीक वैसे ही जब किसी चलती हुई कार में आप बैठ के जाते हो और अचानक कार लेफ्ट या राइट कॉर्नर पे मुड़ती है तो हमको ठीक उसके अपोजिट एक धक्का महसूस होता है। वो क्या करता है, उसका मतलब है कि वो विरोध कर रहा है, किसका, मुड़ने का। क्योंकि जैसे ही हम मुड़े तो इनर्शिया का, क्योंकि हमारे में अंदर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन था, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे थे तो उसी को हम मेंटेन करना चाहेंगे। लेकिन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण चूंकि गाड़ी टर्न हो चुकी है, यही कारण है कि उसकी ठीक अपोजिट डायरेक्शन में आपको एक फोर्स एक धक्का के रूप में महसूस होता है। वो कॉज होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो पहला ही लॉ है ये, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, एंड इफ इट इज इन द रेस्ट पोजीशन देन इट विल बी इन रेस्ट अदर एंड अनटिल इस पे कोई एक्सटर्नल कॉज ऑफ फैक्ट नहीं अप्लाई किया जाता है। और जैसे ही उस पर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते भी हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, उसकी सिचुएशन में चेंजेस का प्रोटेस्ट करने लगती है, और उसी फीचर्स को हमने इनर्शिया नाम दिया। और ये जो इनर्शिया थी इसके 3 टाइप्स के डिवीजन किए गए, जिसको बारी बारी से इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोला गया, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में मैंने अभी बताया कि अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट सिचुएशन में था और अचानक से उसको उसमें चेंज किया गया तो वो क्या करता है, उसमें धक्के के रूप में महसूस होता है। ठीक ऐसे ही हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन भी होता है। और तीसरा हमने इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बताया, जिसमें अगर कार चल रही है और वो राइट में मुड़ती है तो हमें लेफ्ट की तरफ धक्का लगता है, वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण ही लगता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने से ठीक पहले एक टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं, मोमेंटम। तो पहले आप मोमेंटम को समझ लीजिए, फिर इनर्शिया ऑफ मोशन न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को के बारे में हम कंसिडरेशन आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम का मतलब होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल m है वो वे वेलोसिटी से चल रहा है, यू वेलोसिटी से, उसको कुछ भी इसकी स्पीड है, तो मोमेंटम का मतलब होता है कि द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी इट इज इक्वल्स टू द मोमेंटम। बस इस कॉज को आपको समझना है। ये मोमेंटम के एप्लीकेशंस अभी हम थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन से ठीक पहले पढ़ाएंगे, जैसे सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन खत्म होता है। तो इस चीज को याद रखिए कि मोमेंटम का मतलब क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी विच इज इक्वल्स टू द मोमेंटम्स। ओके, सो न्यूटन्स का सेकंड लॉ ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया गया फोर्स चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द टाइम के इक्वल होता है। दैट मीन्स यू कैन से दैट F इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। इसी चीज को बोलते हैं न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इन शॉर्ट हम इसको F इज इक्वल टू मैथमेटिकली F इज इक्वल टू ma के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, स्मॉल m है। लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, स्मॉल m है, एंड इट्स initial velocity is u, initial velocity is u, उसको शुरुआत में u velocity दी गई। अच्छा, आफ्टर t सेकेंड्स, कुछ समय के बाद में क्या होगा, आफ्टर t सेकेंड्स जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो चेंज होकर के v हो गई। आफ्टर t सेकेंड्स द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट becomes v। इतना क्लियर हुआ? मैंने बहुत सिंपल शब्दों में कहा कि अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट था जिसकी मास स्मॉल m थी एंड उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो एक सीधी लाइन में ऐसे u वेलोसिटी से जा रही थी, t सेकेंड के बाद में क्या हुआ कि उसकी वेलोसिटी, क्योंकि उसके ऊपर मैंने F फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स अप्लाई करने से उसकी स्पीड कितनी हो गई, v हो गई, स्पीड में चेंजेस हो गया। फिर
अब इसकी हम अगर बात करें इसका इनिशियल और फाइनल, जो इसका मोमेंटम होगा वो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, मान लेते हैं कि P1 इज इक्वल टू क्या होगा, mv, किसके बराबर हो जाएगा, mu के बराबर हो जाएगा। एंड चूंकि उस पे हमने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स और अप्लाई किया, जिसकी वजह से t सेकेंड्स के बाद में इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। तो इसका जो लास्ट मोमेंटम है वो उसको हम P2 लेट करके बोलते हैं, P2 इज इक्वल्स टू mv। So students, if you are talking about here the change in the momentum, कि momentum में कितना change हुआ, so you will say that delta P is equals to P2 minus P1. Delta P represents the change in the momentum. So you will say that change in momentum. Change in momentum की यदि बात करेंगे, that means it is equals to P2 minus P1, or you can say that here mv minus mu, that is v minus u. It is the change in momentum, that is delta p. Okay, that is delta p is equals to, we will write here mv minus u. Delta p is equals to mv minus mu, or you can write here mv minus u, that is equals to delta p. Okay, so the net change in the momentum after t seconds when we applying the force F at the object which is initially moving at a velocity u, and after t seconds it gains the velocity v. Okay, so its initial momentum, that is P1 is equals to mu, and the last momentum becomes mv, and the change in the net momentum, that is delta p is equals to P2 minus P1. Okay, delta p is equal to P2 minus P1, and put the values here, that will be mv minus mu, and we get this like this. Now we will find out what is the rate in change in the momentum. What we will change? We will find out the rate in the change of the momentum. Okay, we will consider here rate in the change of momentum. Okay, when we use, जब हम कभी चेंज की बात करते हैं, मतलब संवेग में परिवर्तन की दर की बात करते हैं, इसका मतलब हुआ कि mv minus u upon t. Okay, so in short you can say that the rate in the change in momentum, that becomes mv minus u upon t, or we can say that the applied force, it is equals to, इसको हम क्या कह सकते हैं, रेट इन चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या हो गया कि अप्लाइड फोर्स, और वी कैन से दैट लगाया गया बल. ओके, और अप्लाइड फोर्स will equals to, that is F, we can write here F will equals to v minus u upon t, or we can say that F equals to, it is delta p upon t. Okay, so this is the principle of the second law of the Newton's. We will say there F equals to delta p upon t. वेल स्टूडेंट्स, इसका थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन देखेंगे तो ये क्या हो जाता है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ यही कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में रेट इन द चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू द अप्लाइड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। यही आपके न्यूटन्स का सेकंड नियम था। इसको अगर हम देखें ध्यान से, इसी कंडीशंस को, वी विल फाइंड हियर F इक्वल्स टू एम वी माइनस यू अपॉन टी था। ओके, so it will equals to m and into we will write here v minus u upon t। आपने एक्सेलरेशन दैट इज त्वरण की डेफिनेशन समझी होगी। त्वरण क्या होता है कि किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, द चेंज इन द रेट ऑफ दिस वेलोसिटीज इज इक्वल्स टू द एक्सेलरेशन। ओके, सो v माइनस यू अपॉन टी, दैट मीन्स इसको हम कह सकते हैं डेल्टा v, और जो भी यहाँ पे चेंज ही को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसके इक्वल होता है, इट इज योर एक्सेलरेशन। So you will find here F equals to that is m into a। ओके, तो जो मैथमेटिकली फॉर्म्स होता है न्यूटन्स के सेकंड को, इसको हम गणितीय रूप भी बोलते हैं, दैट इज F इक्वल्स टू ma। क्या होता है यहाँ पे, F इक्वल्स टू ma। ओके, इट डिपेंड्स अपॉन, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a m। ओके, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, और वहां से भी आप कर सकते हो। बट इसी चीज को जो उनका बेसिक स्टेटमेंट था वो क्या होता है, डेल्टा p अपॉन टी,
और डेल्टा पी का मतलब क्या हुआ कि संवेग में परिवर्तन की दर अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। इसको एक्सपेंड किया गया, v माइनस यू को हम क्या लिखते हैं, यही तो एक्सेलरेशन होता है, और इट इज इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू एम ए। इसी को बोलते हैं न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्म, बट स्टेटमेंट आपका ये होता है, मीन्स द रेट इन द चेंज ऑफ द मोमेंटम इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। वेल, ठीक है, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ का एक बहुत सीधा सा और सिंपल सा एग्जांपल हम आपको बता देते हैं। देखो, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यही तो कहता है डेल्टा पी अपॉन टी, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप टाइम को बढ़ाएंगे, क्या हुआ, अगर आप टाइम को बढ़ाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेल्टा पी अपॉन टी है वो डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो अप्लाइड फोर्स है वो थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। इसी के एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं कि जब भी कोई क्रिकेट खेलने वाला प्लेयर एक ऊपर से स्पीड से आती हुई गेंद को कैच करता है तो अपने हाथ को थोड़ा सा वो पीछे की तरफ ले जाता है, ऐसे ना कि ऐसे पकड़ता है, वो क्या करता है, इस पोजीशन में ना पकड़ के हाथ को थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाता है। तो हाथ को थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाने का सिंपल सा प्रिंसिपल यही है कि इस दरमियान अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे गेंद को कैरी करोगे यहाँ से और यहाँ पे थोड़ा सा पीछे करके कैरी करो, तो यहाँ से यहाँ तक आने में आपका थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ जाता है। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब हुआ कि जो मोमेंटम की चेंज ऑफ रेट है वो डिक्रीज कर गई, और वो डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि उसके द्वारा जो अप्लाइड फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। और फोर्स कम पड़ जाने का मतलब ये है कि हमारे ऊपर लगने वाली चोट का खतरा कम हो जाता है। तो ये भी जो एग्जांपल्स है, मींस क्रिकेटर्स जो कैच पकड़ते हैं तो गेंद को थोड़ा सा अपने हाथों को पीछे की तरफ लाते हैं, वो यही होता है क्योंकि टाइम पीरियड बढ़ जाता है, और टाइम पीरियड बढ़ने के साथ साथ में जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि अप्लाइड फोर्स की मैग्नीट्यूड कम हुई और आपके हाथों में चोट लगने से बच जाता है। इसके और भी एग्जांपल्स हैं कि जो रेसलर्स होते हैं बेसिकली वो अपने फील्ड्स में मैट्स का यूज़ करते हैं या वो गद्दा वगैरह डाल लेते हैं, कुछ भी है, तो उसका भी सेम यही प्रिंसिपल होता है। तो ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हम आपको बताएंगे। अगेन स्टूडेंट्स, हम आज अब इस टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशंस के, मींस न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए, और न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में यही कहा जाता है, इसको शॉर्ट में हम एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं। इट इज इक्वल्स टू एक्शन रिएक्शन लॉ। वी कैन से दैट कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल्स एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। हर एक वस्तु पर लगाए गए क्रिया के रूप में आपको एक प्रतिक्रिया बल का मिलना, इसी को न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। तो बेसिकली न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत सरल शब्दों में बोले तो ये कहेंगे कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप एक फोर्स लगा रहे होते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी रिवर्स डायरेक्शन में और आपके ऊपर उतने ही मैग्नीट्यूड का एक फोर्स लग रहा होता है। इसका मतलब ये कभी मत सोचिएगा कि पहले एक्शन होता है फिर रिएक्शन होता है, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ये गलत चीज है। एक्शन और रिएक्शन कभी अलग और बाद में नहीं होते हैं, एक्शंस एंड रिएक्शंस दोनों एक साथ में हो रहे होते हैं। जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को हिट करते हो, ठीक इंस्टेंटली उसी टाइम पे आपको रिएक्शन भी मिलता है और अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है। इसी लॉ को कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इन अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन वी विल डिस्क्राइब इट एज if we apply the force of an object, then the object will continue in opposite directions, the similar magnitudes force in opposite directions. In short, we can say that every action has an equals and opposite reactions force. Okay, that is in short इसको हम लिखते हैं action reaction law. Action reaction force भी बोला जाता है। According to this law, every action has an equal and opposite reaction force, opposite and reactions. Okay, इसके नियम के हिसाब से क्या कहते हैं कि every action has an equal and opposite reactions। हर एक क्रिया बल के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया बल भी होता है। इसके अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि अगर हम कुछ उनमें से बताने की प्रयास करें कि नाव से
नाव पे जब आप पैर रख करके नीचे उतरते हो तो नाव आपको मतलब एक आपका पैर साइड पे है, एक नाव के ऊपर है, तो क्या करते हैं, नाव देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, पीछे की तरफ बढ़ने लगती है। ऐसे दूसरे एग्जांपल्स की बात करें कि जब भी किसी बुलेट से आप फायर करते हैं तो आपको एक झटका जर्क के रूप में महसूस होता है। दैट इज ऑल्सो द कॉज ऑफ द एक्शन रिएक्शंस लॉ। ओके, एंड इसी तरह से अगर हम एक वेल से, कुएं से बाल्टी खींचते हैं पानी की और अचानक से रस्सी टूट जाती है तो भी हमें पीछे की तरफ एक झटका लगता है। तो स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे जो फिनोमिनाज हैं, जो लॉज हैं, वो न्यूटन्स के थर्ड लॉज ऑफ मोशंस के ही एप्लीकेशंस अराइज होते हैं। ये टॉपिक अभी आपको न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशंस को मैंने बारी बारी से तीनों क्लासेस में एक एक लॉज बताए और हम एक छोटी सी एक फटाफट रिपीट कर दे रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स क्या कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक आउटर एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट किया जाएगा। इन शॉर्ट वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट is it in state of rest, then it will be in rest. If is in the motion, it will be in motion until and other इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया जाएगा तब तक। सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस जो था न्यूटन्स का, वो ये कहते थे कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू द अप्लाइड फोर्स। दैट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाया गया जो बल होता है वो उसमें चेंज हो रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। और थर्ड लॉ की जब बात करते हैं तो थर्ड लॉ ऑफ मोशंस को हम बोलते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ, और इसके हिसाब से कहा जाता है कि एवरी एक्शंस हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस फोर्स। मैंने आपको इनर्शिया भी डिस्क्राइब किया। इनर्शियाज के बारे में बोलें तो तीन टाइप्स की होती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस। इन्हीं टॉपिक्स के जो न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशंस हैं उसमें मैंने कुछ एप्लीकेशंस बताए आपको, जैसे कि जब भी बुलेट से फायर की जाती है तो हमें एक पीछे की तरफ जर्क महसूस होता है। ये वेल से हम अगर रस्सी से पानी खींच रहे होते हैं, अचानक से रस्सी टूट जाती है तो हमें पीछे की तरफ झटका लगता है। एंड लॉट ऑफ द एग्जाम्पल्स अराइजेस फ्रॉम द थर्ड लॉ ऑफ मोशंस फ्रॉम एक्शन रिएक्शंस लॉ है आपके चैप्टर के लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो, जैसे कि हमने बहुत सारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन के लिए पढ़े हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ा है, वहाँ पे मैंने सीखा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वी कैन कन्वर्ट इट वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। ऊर्जा को ना तो हम नष्ट करते हैं, ना तो ऊर्जा को हम दोबारा बना सकते हैं, बस इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते रहते हैं। इसी लॉ को हम क्या कहते थे, ऊर्जा संरक्षण का नियम। कुछ वैसे ही यहाँ पे हम चर्चा करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए। बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बस एक ही चीज़ को डिफाइन करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वो कोलाइड हो रहे हैं या कोलाइड नहीं हो रहे हैं, मतलब कोलाइड होने के ठीक पहले और कोलाइड होने के ठीक बाद में, टकराने के बाद में हम देखेंगे कि जो नेट मोमेंटम होता है, कुल संवेग होता है, वो आपका संरक्षित रहता है। तो इसी लॉ को क्या बोलते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको समझने के लिए हम कुछ यहाँ पे छोटे छोटे डायग्राम्स बना लेते हैं। लेट कर ले रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ए था जिसका मास m1 है, ये इसका m1 मास है। दूसरा कोई एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं जिसका मास आपका m2 है। ओके, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स हैं और ये ऑब्जेक्ट है b। ये u1 वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा था और ये भी u2 वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रहा था। ये ठीक वो सिचुएशन है जब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स टकराए नहीं हुए थे। मींस इसको हम बोल सकते हैं कि ये स्थिति है आपकी बिफोर कोलिजन की, टकराने से ठीक पहले की स्थिति है। किसी टाइम विशेष परिस्थिति में क्या हुए, कुछ सेकंड्स के लिए आपस में टकराते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट्स जो ma था और ये दोनों मिलकर के उस कुछ सेकंड के लिए एक हुए होंगे। मान लो कि आपका m1 था, ये m2 था, मींस a और b हो गया। तो कुल मिलाकर के ये वाला ऑब्जेक्ट क्या करेगा, दूसरे वाले पे फोर्स लगाएगा, दूसरा वाला पहले पे कोलाइड हो गए। ये स्थिति है आपकी एट कोलिजन। और टकराने के बाद में ये जो ऑब्जेक्ट्स थे इनकी वेलोसिटीज बदल के, सपोज करो कि पहले वाले की v1 हो गई और दूसरे वाले की चेंज होकर के v2 हो गई। आपका ये ऑब्जेक्ट b था और ये ऑब्जेक्ट a था, इसका मास m1 लेट किया था। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है, क्योंकि इसमें मास m1 है और इसका जो u1 वेलोसिटी से जा रहा था, तो ऑब्जेक्ट एक का जो
मोमेंटम था वो कितना हो जाएगा m1u1। इसी तरह से जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसका कितना हो जाएगा m2u2 हो जाएगा। और टकराने के ठीक बाद में, क्योंकि इनकी वेलोसिटीज अब क्या हुई हैं, कंप्लीटली चेंज हो चुकी हैं। मान लेते हैं कि टकराने के बाद जो ऑब्जेक्ट ए था उसका हो गया वेलोसिटी v1 और सेकंड ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हो गया v2 हो गया। स्टूडेंट्स, तो इसका इसी तरह से जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, m1v1 होगा और इस वाले का m2v2 होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही कहता है कि टकराने के ठीक पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। मींस अगर टोटल मोमेंटम की बात करेंगे बिफोर कोलिजन, जो टोटल मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम विल बी m1u1 प्लस m2u2। और आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम है वो क्या होगा, m1v1 प्लस m2v2। ये टोटल मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं, तो टोटल मोमेंटम ये होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही कहता है कि टकराने से पहले का जो टोटल मोमेंटम होगा वही टकराने के बाद भी टोटल मोमेंटम रहेगा। मींस मोमेंटम कभी भी बदलता नहीं है। हाँ, फॉर्म अलग हो सकता है, लेकिन जो नेट मोमेंटम होगा, जो परिणामी आपका संवेग होगा, वो अभी भी दोनों इक्वल रहेंगे। तो इन शॉर्ट हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। और इसी लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये जो टॉपिक यहाँ पे मैंने कोलिजन वर्ड यूज़ किया हुआ है, इसका आप 11th क्लास में एक वेल डिटेल्ड मैनर पता करेंगे। कोलिजन्स होता क्या है बेसिकली, कोलिजन्स के प्रकार कितने होते हैं और कोलिजन 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल में क्या होता है। फिलहाल यहाँ पे आप कोलिजन का मतलब टक्कर समझ लीजिए और इसको और एक्सप्लेन करने के लिए 11th क्लास में बोलेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की यदि चर्चा करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का कुल मोमेंटम हमेशा आपस में बराबर होता है। दैट मीन्स कंजर्व रहता है। इसी लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। थैंक यू सो मच। ये क्लास आपकी खत्म होती है। अगली क्लास ग्रेविटेशन हम बहुत जल्दी लेकर के आपके लिए आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।